अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान है जिसने पहले एक पेमेंट कंपनी बनाई, फिर वो इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली एक कंपनी से जुड़ गया, रॉकेट्स तक को सक्सेसफुली लॉन्च किया और ट्विटर को भी खरीद लिया, वो इंसान अमेरिका की गवर्नमेंट तक से भिड़ गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा कुछ लग रहा है। जी नहीं, ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है जल्दी ही दुनिया के पहले ट्रिलियनर बनने वाले इलॉन मस्क की। अब सवाल ये उठता है कि क्या इलॉन मस्क वाकई एक विजनरी इंसान है या फिर सिर्फ एक चालाक बिजनेसमैन है जो कि कंट्रोवर्सीज में रहना बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि इलॉन मस्क का कंट्रोवर्सीज से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं इलॉन मस्क के राइज की पूरी कहानी। दोस्तों, इलॉन मस्क का जन्म हुआ था 1971 में साउथ अफ्रीका में। बेसिकली ये काफी इंट्रोवर्ट टाइप के थे और ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। इन्हें पसंद था किताबें पढ़ना, गेम्स बनाना और स्पेस की बातें करना। और 12 साल की उम्र में इन्होंने खुद से कोडिंग सीखी और एक गेम बनाया जो कि स्पेस से रिलेटेड था, और इस गेम को इन्होंने $500 में एक कंपनी को बेच दिया। ये इनकी पहली कमाई थी। ये जिस टाइप के स्टूडेंट थे, इनको आज की भाषा में आप नर्ड्स कह सकते हो। तो बेसिकली इनके साथ बहुत बुलिंग होती थी। तो इससे परेशान होकर इन्होंने सोचा कि यहाँ से निकल जाने में ही कहीं ना कहीं भलाई है, और 17 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका छोड़ के ये यूएस से शिफ्ट हो गए। इनके पास उस टाइम ना तो कोई ज्यादा पैसे थे, ना ही कोई कनेक्शंस थे, बस एक सपना था, और सपना था सक्सेसफुल होने का। इलॉन ने पीएचडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इनको समझ आ गया कि आगे चल के इंटरनेट की दुनिया कहीं ना कहीं बदलने वाली है, और इसी वजह से इन्होंने पीएचडी को बीच में ही छोड़ दिया। जी हाँ, 1995 में इलॉन ने Zip2 नाम से एक कंपनी बनाई अपने भाई के साथ। 4 साल के बाद में उस कंपनी को एक दूसरी कंपनी ने खरीद लिया मिलियंस ऑफ डॉलर में। इस डील से इलॉन को $22 मिलियन मिले थे। उसके बाद इन्होंने एक और कंपनी बनाई X.com नाम से, जो बाद में पेपैल के नाम से जानी गई। पेपैल को eBay ने खरीदा $180 मिलियन में। इससे भी इलॉन को अच्छे खासे पैसे मिले। अब एक व्यक्ति जो अमेरिका आया था बिना पैसों के, आज वो करोड़पति बन चुका था। अब अगर इनकी जगह कोई और होता तो वो यही सोचता कि मेरे सारे जो सपने थे वो पूरे हो चुके हैं, अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं जिंदगी भर आराम से मौज की जिंदगी जी सकता हूँ। लेकिन इनके थॉट्स ऐसे थे कि ये पैसा मेरी जीत नहीं है, ये पैसा मेरे लिए एक फ्यूल की तरह है, और असली काम तो अब शुरू होएगा। दोस्तों, उसके बाद इलॉन मस्क 2 कंपनी से जुड़े। पहली थी टेस्ला और दूसरी स्पेसएक्स। टेस्ला एक ऐसी कंपनी थी जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में जुड़ी थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स का जो फील्ड था उस टाइम पे बिल्कुल भी रिलायबल नहीं था। अब इसका कारण ये था कि एक तो गैसोलीन कार्स की जो कंपनीज थी, जैसे कि जनरल मोटर्स और जो अदर जर्मन कंपनीज थी, उनकी मार्केट में बहुत अच्छी खासी पकड़ थी। तो उस टाइम पे कंपटीशन इतना ज्यादा हाई था इनके लिए कि इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। और दूसरी कंपनी थी स्पेसएक्स। अब दोस्तों, स्पेस एक ऐसा फील्ड है जिसमें उस टाइम तक कोई भी प्राइवेट फर्म नहीं काम कर रही थी, ओनली गवर्नमेंट एजेंसीज ही उसमें काम करती थी, जैसे कि नासा, इसरो या यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इस टाइप की जो एजेंसीज थी, गवर्नमेंट के सपोर्ट से इस फील्ड में काम करती थी। तो इस फील्ड में सक्सेसफुल होना तो एकदम नेग्लिजिबल चांसेस थे। लेकिन इन्होंने जो 2 फील्ड चुने, वो अपने आप में खुद को चैलेंज करके चुने थे कि मुझे इनमें सक्सेस होना है। दोस्तों, स्पेसएक्स के लिए इलॉन ने पहले खुद रॉकेट डिजाइनिंग को सीखा और अपनी कंपनी का रॉकेट खुद डिजाइन किया और इसे नाम दिया फैल्कन। दोस्तों, फैल्कन के पहले 3 लॉन्च फेल हो जाते हैं और कंपनी दिवालिया होने के कगार पे आ जाती है। और दूसरी तरफ टेस्ला भी अपने सर्वाइवल को ढूंढ रही। 2008 में आया हुआ इकोनॉमिक रिसेशन इस टाइप की कंपनीज के लिए बहुत बुरा था, क्योंकि इन टाइप के स्टार्टअप्स में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम थे। तो इन्वेस्टर्स बहुत डर गए थे कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए, तो सभी इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस ले लिया था और कंपनीज दिवालिया होने के कगार पे आ गई थी। सिचुएशन ऐसी थी कि इलॉन के पास सिर्फ $40 मिलियन बचे थे, और इन दोनों कंपनीज में से सिर्फ एक कंपनी को ही इस पैसे से बचाया जा सकता था। इलॉन एक ऐतिहासिक फैसला लेते हैं। इस पैसे को आधा आधा बांटकर दोनों कंपनीज में लगा देते हैं और फैल्कन का एक आखिरी लॉन्च किया जाता है। साल 2008 में स्पेसएक्स अपना 4था फैल्कन रॉकेट लॉन्च करती है, जो कि सक्सेसफुल रहता है। दोस्तों, ये एक पहली प्राइवेट फर्म बन जाती है जो कि किसी रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च कर सकती है, और नासा इसे $1.6 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो इस तरीके से स्पेसएक्स डूबने से बच जाती है। दोस्तों, कहीं ना कहीं यही सिचुएशन टेस्ला की भी थी। टेस्ला के जो शुरुआती मॉडल्स थे, जैसे कि रॉडस्टर या फिर मॉडल एस,
उनमें काफी सारी टेक्निकल इश्यूज आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिक कार्स बनाने का एक्सपीरियंस किसी को भी ज्यादा था नहीं। तो इसी वजह से ये मॉडल्स जो थे वो टेक्निकल फॉल्ट्स को शो कर रहे थे। अब इसी वजह से कंपनीज को हर कार बेचने पे घाटा भी हो रहा था और कंपनी को जो डिलीवरी देनी थी उसमें भी काफी इश्यूज आ रहे थे, काफी ज्यादा टाइम लग रहा था उसमें। और बड़ी प्रॉब्लम तब पैदा हुई जब 2008 में इकोनॉमिक रिसेशन आया। कंपनी लगभग बंद होने के कगार पे आ गई। अब इस टाइम पे इलॉन मस्क ने एक बार फिर अपनी सारी कमाई दांव पे लगा दी और एक तरह से 1 घंटे की डेडलाइन बची थी इनके पास, जिसमें इन्होंने कुछ जर्मन इन्वेस्टर्स को मना लिया अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए और टेस्ला को भी बचा लिया गया। और आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे फेमस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, मस्क ने हमेशा खुद को पॉलिटिकल नहीं बल्कि लॉजिकल कहा है, लेकिन यह भी सच है कि इनका राजनीति से हमेशा से एक गहरा रिश्ता रहा है। ओबामा सरकार के टाइम पे टेस्ला को ग्रीन सब्सिडी दी गई थी। अब इससे टेस्ला को काफी ज्यादा बूस्ट मिला था। 2016 में जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो इनको अमेरिका की गवर्नमेंट में एडवाइजरी पैनल में शामिल भी किया गया था, लेकिन बाद में इलॉन मस्क ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का कारण यह था कि ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था। इससे मस्क नाराज हो गए और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी बिजनेस डील जो कि हमें पिछले कुछ टाइम पहले देखने को मिली वो थी ट्विटर को खरीदना। ट्विटर को इलॉन मस्क ने $44 बिलियन में खरीदा था। दोस्तों, अब इलॉन उस टाइम पे बन गए थे फ्री स्पीच के चैंपियन, क्योंकि इनका यही कहना था कि हमने इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करने के लिए खरीदा है। यानी कि ये ट्विटर को एक ऐसे मॉडल के रूप में पेश करे थे जहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आपको पूरी आजादी है अपने विचारों को लिखने की। 2024 में जब ट्रंप ने सत्ता में वापसी की तब इलॉन मस्क को एक और मौका मिला कुछ नए रिफॉर्म्स करने का। दोस्तों, इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी रिफॉर्म। दोस्तों, ये बेसिकली गवर्नमेंट को कैसे और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है उसके ऊपर फुल्ली फोकस्ड था। इस डिपार्टमेंट का बेसिक काम ये था कि एआई के जरिए गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, कैसे फास्ट बनाया जाए और कैसे और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। करीब 6 महीने के बाद अभी कुछ दिन पहले ही ट्विटर पर उन्होंने अपना इस्तीफा पोस्ट किया है। इस्तीफे में उन्होंने लिखा है, मैं एफिशिएंसी लाने के लिए आया था लेकिन मुझे इनएफिशिएंसी का ही किंग बना दिया और इनोवेशन के नाम पे नौकरशाही से मैं समझौता नहीं कर सकता। इस पे कुछ लोगों के भी अच्छे कमेंट्स आए, जिसमें कुछ लोगों ने लिखा कि मस्क ने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन सरकार है ही इतनी स्लो कि उसमें ये फास्ट चार्जर काम नहीं करेगा। आज की डेट में इलॉन मस्क एक ऐसा नाम बन चुका है जो कि बिजनेस, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी इन तीनों को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं उनकी जो वेल्थ है वो $1 ट्रिलियन पहुंचने वाली है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सिर्फ 6 महीने में अपने डेजिग्नेशन से इस्तीफा दे दिया। अब कहीं ना कहीं ये एक क्वेश्चन भी अराइज करता है कि क्या वो अपने किए हुए प्रोमिसेस को पूरा कर पाएंगे या नहीं।